आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। सत श्री अकाल, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियल आइज न्यूज। जैसा कि आइडियल आइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम रूबरू, आप सभी को पता है कि रूबरू एक ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो साहित्यकार हो, कलाकार हो और पत्रकार हो। उनके लिए यह कार्यक्रम विशेष तौर पे डिजाइन किया गया था और आप सभी देख रहे हैं रूबरू में कि हर एक सप्ताह मैं किसी न किसी ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व से आपको मिलाता हूं, मुखातिब करवाता हूं। तो जैसे कि पिछले सप्ताह मैंने नारायण जी को करवाया था, रविसुधा चौधरी जी को, फिल्म अभिनेता रविसुधा चौधरी जी को। तो आज रंगमंच से जो रंगमंच के जो व्यक्तित्व हैं उनसे मैं मिलाने के लिए आपसे रूबरू करवाने के लिए आया हूं और मैं बेगूसराय आ गया हूं आपसे रूबरू करवाने के लिए। जी, मैं आपको बताते चलूं कि अमित रोशन जी, इन्हें भिखारी ठाकुर युवा पुरस्कार 2016 में मिला है बिहार सरकार के द्वारा, 2015 में मिला है। आप सभी को पता है कि रंगमंच के क्षेत्र में बिहार का यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कहलाता है। आपको मैं यह बताते चलूं कि इन्होंने 1996 ईस्वी से रंगमंच करना शुरू किया और 1996 से रंगमंच कर रहे हैं लगातार और अब तक यह रंगमंच कर रहे हैं। और रंगमंच सिर्फ दूसरे रंगकर्मी के तरह भीड़ में खड़ा होकर नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनके पास एक अलग कॉन्सेप्ट होता है और उस कॉन्सेप्ट को लेकर के यह कुछ अलग कर जाते हैं। और बेगूसराय में अपना नाम, जैसा कि इनका नाम है अमित रोशन, इन्होंने अपना नाम न सिर्फ बेगूसराय में रोशन किया है बल्कि पूरे भारत देश में इन्होंने अपना नाम रोशन करने का काम किया है। तो मैं इनसे मुखातिब होऊंगा और इन्हीं से जानूंगा इनका संक्षिप्त परिचय। इनके विषय में मैं यही कहना चाहूंगा नटसेल में कि इन्होंने उठाया है कदम रंगमंच के क्षेत्र में, चाहे चलना पड़े इन्हें बालू के रेत में, ना हटाया है कदम, ना हटाएंगे कदम, निरंतर चलते रहेंगे। तो जी अमित रोशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हालांकि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप अपना संक्षिप्त परिचय हमारे सुधीर दर्शक को दें। मैं अमित रोशन, घर गंगा किनारे एक गांव है रामदेवी जी, और मैं एक मध्य वर्गीय किसान का पुत्र हूँ। मेरे पूरे परिवार में रंगमंच से या कला विधा से कोई जुड़े हुए नहीं थे। पता नहीं, कुछ चीज़ें जन्म के साथ मिलती हैं। मुझे भी दुर्गा पूजा, छठ के अवसर पर जो नाटक हुआ करता था, जिसको हम लोग उस समय पारसी मंच कहते थे, उससे जुड़ा हुआ और फिर यही धीरे धीरे आगे कारवां बढ़ता चल गया। वर्ष 1996 में मुझे रंगमंच से जुड़ने का अवसर मिला, जब हम गांधी शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे थे 1988-89 में। तो आपके सामने भी मुझे ये दिक्कत नहीं है, कुछ देखकर हम नहीं आते। मैंने एक फिल्म देखी थी टीवी पर पहली बार, क्या कि उस समय हर घर में टीवी हुआ नहीं था। तो दर्द का रिश्ता सुनील दत्त साहब का था और 2 बीघा जमीन जो बलराज साहनी का, वो रंगमंच से भी थे, क्या कि भीष्म साहनी के भाई थे और पूरे परिवार वो रंगमंच को समर्पित था। वो देखने के बाद मुझे अभिनेता बनने की ललक हुई और वही ललक रंगमंच में लाकर छोड़ा, क्योंकि फिल्म के लिए आर्थिक कठिनाइयां थी। और मैं बता दूं कि 1993 में 1993 में मैं मुंबई गया था। उसमें हम इंटर सेकेंड ईयर के छात्र थे और वहाँ कई फिल्म इंस्टीट्यूट से मिला, तो पता चला कि यहाँ सर्वाइवल मुश्किल है, अभी ग्रेजुएशन के बाद आना चाहिए। और जब वापस आके यहाँ मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र था, सोशियोलॉजी ऑनर्स का। आर्थिक कठिनाइयों के चक्कर में मुझे पार्ट 1 करने के बाद बेगूसराय आना पड़ा और तब तक ये एहसास हो गया था कि रंगमंच बिना पैसे का भी हम कर सकते हैं। ये अभिनय सीखने का एक माध्यम है और इसको सीखने के बाद हम फिर जो मेरी सोच है वहाँ तैयारी होगी। लेकिन मैं फंस के
और उस समय बेगूसराय में एक फिल्म निर्देशक कहिए, नाट निर्देशक कहिए, गॉड गिफ्टेड थे और बिहार का बड़ा चेहरा थे विजय सिंह पाल। तो उनसे उस समय गलेमर था कि अगर डिसिप्लिन में भी रहते थे लोग कि अगर पालदा बैठे हुए हैं तो 10 लड़का यूथ खड़ा रहता था, वो बैठता नहीं था। ये गुरु के प्रति भक्ति थी। तो मैं सीआरसी एक ग्रुप था उससे जुड़ा था 96 में, और उसमें संजय राजरोजी के निर्देशन में प्ले हुआ था बाबूजी। उस समय मैं कोरस में था। और 97 में रोजी के निर्देशन में सैया भय कोतवाल का मंचन और उसका मुख्य किरदार हवलदार का किरदार मैंने किया था, जो एक अभिनेता के तौर पे मुझे स्थापित कर दिया बेगूसराय। उसके बाद कई नाटक थे, कई नाटक आपने किया। तो अभी आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि मैं फिल्म में नहीं जा सका पैसे के कारण। तो सर रंगमंच में आप कैसे सरवाइव कर रहे थे? इसमें भी तो आपको पैसे की कमी, ये नहीं पैसा था इसीलिए तो इसलिए आप रंगमंच में सरवाइव कर रहे थे। तो एक हालांकि बहुत तीखी सवाल है, एक बहुत तीखी सवाल है कि यह कहीं ना कहीं व्याप्त है कि अमित रोशन रंगमंच में आया और विजय सिंह पाल के साथ में काम कर रहा था, उमेश कश्यप के साथ काम कर रहा था, और उमेश कश्यप और विजय सिंह पाल को दरकिनार करके अमित रोशन को एस्टैब्लिश नहीं, इसमें कहा था। एक चीज बताना चाहेंगे कि विजय सिंह पाल जो आशीर्वाद मंडल के संस्थापक हैं, और जहां तक उमेश दा की बात आपने किया था, तो 93 में आशीर्वाद मंडल एक तरह से बंद हो गई थी और उमेश आदित्य बेगूसराय छोड़ के पूर्णिया जा चुके थे। और मेरा पदार्पण 96 में दूसरी संस्था सीआरसी में होती है और मैं 97 में जुड़ा होता है आशीर्वाद मंडल से। तब तक इस बीच से उमेश दा पूर्णिया के हो चुके थे, उनकी कार्यशैली कर्मस्थली पूर्णिया हो चुकी थी, तो दरकिनार करने का तो कोई सवाल, मैंने देखा भी नहीं था उनको। अच्छा, मैं ये जानता था कि उमेश आदित्य और अनिल कुमार की जोड़ी थी उस समय, जो विजय सिंह पाल को सहयोग करती थी। और उन्होंने चोर के घर मोर, खामोश अदालत जारी है, इना की आवाज, अंधा युग उमेश आदित्य ने किया था। ये नाम था, मेरे को पता था कि उमेश आदित्य एक बड़ा निर्देशक हुआ करते थे। और मैं उस समय पूर्णिया जाके एसपी ऑफिस के आसपास उनका डेरा हुआ करता था, एसपी रेसिडेंस की तरफ। तो मैं मिलने गया था कि हु इज उमेश आदित्य, जिन्होंने आशीर्वाद में काम किया, बड़े बड़े नाटक के सोच किए। तो दरकिनार करने का, और अपने सीनियर को कोई दरकिनार नहीं करता था। तो क्या उनसे कुछ सीखने को मिला? मुझे बिल्कुल सीखने को मिला। मैं सीखने के लिए ही पूर्णिया जाता हूँ। जी, सीखने के लिए जाता। विजय सिंह पाल के निर्देशन में मुझे कबीरा खड़ा बाजार करने का अवसर मिला। कोरस में मेरी शुरुआत हुई थी, और ये मेरा सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, जो कहिए चीजें बनती हैं, या आशीर्वाद को पुनः पुनर्जीवित होना था कि मैं विजय सिंह पाल के अंदर कोरस में रोल किया। और मुझे अंदर से लगा, पटना यूनिवर्सिटी का छात्र तो था, पिताजी किसान थे, बड़ा बेटा था, तो सभी चीजें तो खोजनी थी कि कहां से सर्वाइवल होगा। मैंने पहले कहा पैसा नहीं था तो रंगमंच में आए, रंगमंच सीखने के लिए आए थे। लेकिन मैं जब किसान का बेटा था और मेरे पिताजी को ये नहीं पता था कि ये किस क्षेत्र में जा रहा है, उनके लिए था कि ये एक सिपाहियों की नौकरी कर लो, सरकारी नौकरी कर लो। लेकिन मेरी आंखें रंगमंच खोल चुका था धीरे धीरे। और आशीर्वाद में 99 में मुझे सह सचिव चुना गया। तो मुझे लगा कि जिस संस्था का संस्थापक विजय सिंह पाल हो और मैं उसका ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। तो कई सीनियर ने कहा कि यार तुमको दे रहा है, तुम कल परसों का लड़का हो, क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? हम कहे नहीं, आशीर्वाद मंडल है, हम रहेंगे। और फिर मेरी यात्रा वहां से शुरू। अच्छा, जब आप 1996 में रंगमंच ज्वाइन किए थे, उस समय में आपके पास रंगमंच का कोई प्रशिक्षण नहीं था, आपने प्रशिक्षण नहीं लिया था। तो क्या बाद के दिनों में आपने रंगमंच में प्रशिक्षण लिया? कहाँ लिया? ये 3-4 साल काम किए, और संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने एक पूरे बिहार के लेवल पे, राज्य स्तर पे 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला लगाया, तो जिसका नाम रखा था युवा रंगकर्मी नाट्य कार्यशाला 2001। और इसके कैंप निदेशक थे सतीश आनंद, बिहार के आधुनिक रंगमंच के निर्माता, शुरुआत जहां तक मैं जानता हूं। सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यूज हुए, और उस इंटरव्यू में बिहार से चुनिंदे 30 कलाकारों को उसमें चयन किया, जिसमें मुझे
जगह मिली और उसमें सतीश आनंद, अभी सुमन कुमार जो SNA दिल्ली में है पदस्थापति नाटक के डिप्टी सेक्रेटरी, महेंद्र कुमार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हुआ करते थे रंगमंच के, प्रतिभा अग्रवाल, उसी में हमने बीवी कारंत जी के सानिध्य भी मिला मुझे, कई सारे सरदाराचार्य, निरंजन गोस्वामी, सरीखे कई लोगों का जो आज नहीं है, जिनकी स्मृतियां से हमारे रंगमंच में उनका सानिध्य मुझे मिला। प्रसन्ना जी का जो अभी UPTA के अध्यक्ष बने उनका भी सानिध्य मिला। तो वो 30 दिन मुझे दे गया, मेरी आंखें खोल दी कि आखिर इसमें सर्वाइवल कैसे हो सकता है, हम कहाँ जा सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने प्रशिक्षण पे ध्यान दिया। फिर मैंने कई रंगमंच करने के लिए मेरे पास कई ऑप्शंस आए कि हमें छोड़ के करना चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहूँगा यहाँ कि मुझे पटना गोविंद मित्रा रोड से दवा ला के कैटरिंग करते थे पूरे दिन और शाम में रिहर्सल करते। अच्छा, आप कैटरिंग करते थे फिर रिहर्सल दवा ला के? यानी आपने बहुत संघर्ष किया। जी, मैंने नेहरू वाटिका में 700 की नौकरी की, मैंने 5 गायों का डेयरी चलाया, ये पूरे दिन करके शाम का टाइम रिहर्सल करता था और मैं यहाँ से 3 किलोमीटर दूर 11 बजे रात में घर जाता था। तो लोग आज के अमित रोशन को दूसरे रूप में देखते हैं, मेरे जो संघर्ष थी ना, एक किसान के बेटा को क्या क्या भुगतना पड़ता है। और आज हमारे सीनियर हैं मिथिलेश दा को देख के हम इनको पहली बार धोती में लिपटा हुआ देखे थे पूर्णिया में, वो एक रिस्पेक्ट था अंदर से कि NSD से हैं, दादा हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि वो जो मेरे ऊपर एक जिद आती गई कि नहीं मुझे ये करना है, अब हम भाग के जाएंगे कहाँ। और मैंने पार्ट 2 का एग्जाम छोड़ दिया था इसलिए कि कबीरा खराबजा का मंचन कालिदास लगा लिया। 95-98 बैच था स्नातक मेरा पटना यूनिवर्सिटी का। बाद में मैंने पैसे की कमी के कारण उसको डिस्टेंस मोड में किया और 2000 में मैंने ग्रेजुएशन की उपाधि। इस पीरियड में जितने बिजनेस बताए, मैं घर में हूं, मैं अंतरात्मा से बता रहा हूं कि ये करके मैं थिएटर के लिए ही ये कर रहा, फिर सारी बंद हो गई। मैं घर भी नहीं जाता था, 250 में अनिल पतंग जी के पीछे रहता था, 250 का कमरा था, खिचड़ी बना लेते थे, रह जाते थे। लेकिन रोजी से अपने सीनियर से सीखते थे कि अभिनेता कैसे, वो बताया करते थे तुम अगर घर जाते हो खटखटाते हो तो इसका जो टाइमिंग है ये सीखने का, हम आपसे अभी बात कर रहे हैं तो ये तो किसी ने बताया नहीं ना, ये डायरेक्शन स्वतः जाता है। तो अभिनय कल्पना करने की है, आप ऑब्जर्व करने की से सीख सकते हैं। कल्पना शक्ति आपका इमेजिंग पावर जितना मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस आपका जितना मजबूत होगा वो। क्या कोई डिग्री भी आपने लिया है रंगमंच के क्षेत्र में? जी, मैं 2001 के बाद से 6 तक लगातार काम किया जी। बिहार के फोक पे, आधुनिक नाटकों के मंचन में मैंने ये स्वदेश दीपक का सबसे उदास कविता में डॉक्टर सुकांत की भूमिका की। चांद जमीन का टुकड़ा में बंगाली कैरेक्टर था अर्पित सरकार, जो श्रीकांत किशोर का लिखा हुआ है, अर्पित सरकार का कैरेक्टर किया। तो ये करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि 99 में अभी NCZCC के डायरेक्टर हैं सुरेश शर्मा, उन्होंने मंडी में खोला था, 98 में खोला था, 99 में मैं इंट्रेंस देने गया और उस समय उसका फीस था 25,000। मेरे पास मेरा सिलेक्शन हो गया, पैसे नहीं थे, मैं नहीं जा सकता। उसके बाद मेरे जहन में एक चीज आई कि अगर हम रंगमंच करेंगे तो मुझे इसके साथ साथ एक पैसे कमाने के लिए बिजनेस करना, नहीं तो रंगमंच हमें पैसे नहीं देगा। तो इसी की परिणति में आगे चल करके कहा कि मुझे एक मलाल रह गया कि 25,000 रुपया होता तो सुरेश शर्मा के मंडी में मैं प्रशिक्षण प्राप्त करता। मैं प्रशिक्षण प्राप्त अगर मंडी गया होता तो हो सकता है कि मैं आफ्टर दैट NSD होता। NSD नहीं गया, उम्र भी गुजर रही थी और पिताजी की एज ज्यादा थी तो सारी लाइबिलिटीज मेरी ऊपर आ गई थी। और 93 में उन्होंने मेरी शादी कर दी। 96 में हम थिएटर ज्वाइन की, लेकिन शादी मुझे कहीं इफेक्टेड नहीं किया कि हमने उस चीज को छोड़ दिया कि इनको जैसे जाना होगा जाएंगे। लोग बोलते थे कि रंगमंच में तो कुछ है नहीं, करोगे क्या? तो मेरा कहना होता था कि इसी में जिएंगे इसी में मर जाएंगे, मां सरस्वती की।
और आज आप एक व्यक्तित्व बन गए हैं, एक नाम हो गया है पूरे देश में आपका। लेकिन उन दिनों का मैं संघर्ष जानना चाहूँगा जिस समय में कोई सरकारी ग्रांट नहीं थे, कोई अनुदान नहीं थे, और आप चंदा लेने के लिए जब लोगों के बीच जाते तो किस तरह का व्यवहार आपके साथ? देखिए, लोग 500-100 का दे भी देते थे जी। मैं तो चलता था, कभी बकाया रह जाता था, कभी होटल वाला का बकाया रह जाता था। तो उन चीजों को झेलते हुए एक चीज खाली बताना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में वो हैं, डॉक्टर हैं जी। आज मेरी परिस्थिति वो है कि आपके सामने फोन करेंगे तो वो डॉक्टर 5000 भेज दे। ये रंगमंच का व्यक्तित्व मुझे मिला हुआ, आप लोगों का, वरिष्ठों का आशीर्वाद। लेकिन मैं बता रहा हूं, ये 2001 की बात, मैं उनके पास गया, आधा घंटा तो बाहर रहा, जब कंपाउंडर से पूरा रिक्वेस्ट किया तो भीतर किया। अब वो पेशेंट आ रहा है, देखते चले जा रहे हैं, मैं बगल में इन्विटेशन और सहयोग राशि का कार्ड लेके खड़ा था। आधा घंटा जब हो गया, 5-7 पेशेंट उन्होंने देख लिया। मैंने कहा सर 2 मिनट का टाइम मुझे भी देते। तो उन्होंने कलम उठाया, कहा ठीक है, ये वो देखें, वो बोलो क्या है। हम कहा सर ऐसे कबीरा खालजार नाटक कर रहे हैं, विजय सिंह पाल के निर्देशन में, आपका सहयोग चाहिए। और क्या बोल सकते हैं, क्या कि जब हम मांगने जाते हैं तो छोट होते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों करते हो ये सब यार, पढ़ाई लिखाई करो, पैसा कमाओ, ये क्या है रंगमंच। उन्होंने मुझे उपदेश देता। आज हम थोड़ा मेकअप करते हैं, क्या कि मेकअप इसलिए करते हैं कि मैं एक व्यक्तित्व हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए ये समझ थी। उस समय यंगस्टर था, मुझे कोई ये नहीं था। मैंने कहा कि सर आप डॉक्टर हो, आपने किसी से पूछा था? मैं कलाकार हूँ, सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछ के करूंगा। मैं अपने भोजन के लिए नहीं आया हूँ, उतना मेरा माँ बाप किसान है तो खिला पिला देता है। मैं रंगमंच कर रहा हूँ, इसलिए आपका सहयोग चाहिए। उन्होंने दोनों रख लिया, कहा 2 में से एक काम करेंगे, या तो इन्विटेशन रखेंगे, नाटक देखने आएंगे, या पैसा देंगे। हमने कहा कि 500 रुपया से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, माफ कीजिए सर, रसीद दे दीजिए, आप नाटक देखने। तो वो नाटक देखने आए, लेकिन उसी समय उन्होंने कुछ ऐसे शब्दावली का प्रयोग किया कि कल भी एक आया था, उसको भी दिए, या तुम लोग धंधा बना लिए हो। मुझे बहुत अटपटा लगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं स्वीकार करता हूं, एक रंगकर्मी के लिए मुश्किल होता है कि हम जनता के पास सहयोग मांगने ना जाना चाहिए। मैं आज भी एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन उस समय मैंने उनके सामने रसीद 2 टूक किया और कहा सर एक चीज, जब तक आशीर्वाद रंगमंडल में सचिव अमित रोशन रहेगा, हम सरकार के पास झोली फैलाएंगे, आप कैपिटलिस्टों के पास नहीं जाएंगे। और टिल डेट 2001 से 22 साल हो रहे हैं, बेगूसराय का, चाहे वो मेरी जाति से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सारे कैपिटलिस्ट हैं, या कोई हैं, एक भी शख्स दादा नहीं बोल सकता है कि आशीर्वाद को मैंने चंदा दिया या अमित को मैंने चंदा दिया। हाँ, सरकार के पास मैंने मांगा है, बिहार सरकार को धन्यवाद, भारत सरकार को धन्यवाद, जिसने मुझे सहायता दी, और उसके बल पे मैं एक्सेप्ट करता हूं। बिहार के रंगमंच में मेरे कोई गॉडफादर नहीं है तो जिन्होंने मुझे सहयोग किया हो कि इन्हें अमित को ये करते। पैर जरूर खींचे, पटना में कुलबुलाहट होने लगी, अमित कौन है, बेगूसराय से आ गया है, क्या कि सारे प्रोग्राम तो उनको मिलते थे। हम पूर्णिया जाने लगे तो पूर्णिया रंगमंच को जानने लगे। तो धीरे धीरे मैंने बढ़ाया, और धन्यवाद आपको, आपसे पहले भी हम मिले हैं, मेहता के साथ भी, कि मैंने जो सोचा रंगमंच में 2010 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी जाना चाहा, तो 9 से 12 3 साल रह के मैंने वहां से पीजी किया, पीएचडी किया, मेरा फाइनल सबमिशन हो गया। और राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आगाज बेगूसराय में मैंने किया 2010 में, जो अनवरत चल रही है। 2016-15 में अनाउंस कर दिया कि अगला साल अंतरराष्ट्रीय नाट्य महोत्सव करेंगे। अंतरराष्ट्रीय नाट्य महोत्सव मैंने किया, 2 बार रतन थियाम को बुलाया, नॉर्वे, ताइवान, फिलीपींस, बांग्लादेश और हिंदुस्तान से रतन थियाम 2 बार बेगूसराय आने का गौरव हुआ। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कहाँ से आ गया, राष्ट्रीय स्तर अंतरराष्ट्रीय स्तर बेगूसराय में करवाना है, जबकि पूरे बिहार में किसी ने नहीं करवाया था? सर ये कहाँ से? सर, बेगूसराय मेरी जन्मभूमि है जी, और दिनकर की धरती है। अगर साहित्य में लीजिए तो दिनकर की धरती है, इतिहास लीजिए तो रामशरण शर्मा की धरती है। तो हम वैसे धरती के पुत्र थे
जहां कभी दिनकर हुआ करते थे। मैं राजनेता के तौर पे भोला सिंह का प्रशंसक हूं। भोला सिंह किसान परिवार के पुत्र थे और प्रोफेसर से चलते हुए, विधायक से चलते हुए 2-2 बार सांसद होने का, मंत्री होने का, विधानसभा उपाध्यक्ष होने का उस आदमी को गौरव प्राप्त था। मैं उसको आइडियल मानता था। तो मेरे में जिद थी, मैं पटना जाता था, देखता था कि वहां विजय कुमार एनएसडी पास आउट रतन श्याम को बुलाए थे ऋतु संहार नाटक लेके। मेरे में लग गया कि साला ये पटना में हो सकता है तो बेगूसराय में क्यों नहीं, संसाधन थे। लेकिन जैसे ही मुझे आशीर्वाद को नेतृत्व करने का मौका मिला और तो मुझे लगा कि मैं अपना ड्रीम तो पूरा कर सकता हूं। मैं अल्हरपट में दिल्ली एनएसडी में बोला था मुझे रतन श्याम का नाटक देखना होगा तो बेगूसराय बुला लेंगे। मैं वो रणकर्मी, और निश्चित रूप से मैंने व्हेन वी डिड द वीकेंड बेगूसराय में देखा। मैकबेथ देखना हुआ 2016 में बेगूसराय में देखा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, यानी एक ऊर्जा आ गया। बिल्कुल, आज भी है। अच्छा, अभी आज मैं भी शामिल हुआ आपके एक कार्यक्रम में, मासिक नाट्य श्रृंखला 2023 आपने शुरू किया। तो ये क्या कार्यक्रम है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों आप कर रहे हैं? देखिए, कोविड से पहले बेगूसराय के रंगमंच की स्थिति ठीक ठाक थी, उसको ठीक ठाक कर सकते हैं कि रेगुलर शोज होते रहे। कोविड ने आम जनमानस को प्रभावित किया और फर्स्ट फेज कोविड जो था उसको मैंने भी झेल लिया। सेकेंड कोविड में मैंने अपने पिता को खोया जो मेरे लिए देवता थे और आज भी हम रोते हैं। उन्होंने जो संस्कार मुझे दिया मैं उस पर चलता हूं आज भी, चाहे वो परिवार को एकत्रित करके चलने का काम हो। जो वो मुझे दे के गए हैं मैं आज 100% उनके एब्सेंट में प्रयास करता हूं कि उस पर चलूं, ठीक ना। तो रंगमंच बंद हो गया, कोविड में ही मैंने कटकरेज नाटक शुरू किया। जब आप देखेंगे तो आपका रोया खड़ा हो जाएगा। वो बाप बेटे का संबंध, माँ बेटा का संबंध और पति पत्नी का संबंध का है, फैमिली ड्रामा है और रियलिस्टिक अप्रोच का है। वो किया। उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगा कि हम अपने ऑडियंस को तो बुलाएं। तो ये कॉन्सेप्ट जो आया, ये मैं था हैदराबाद में जनवरी में, दिसंबर लास्ट वीक सबमिशन का था। हम पीएचडी सबमिट किए, खुश थे। तो मेरे मन में, हम अकेले बैठते हैं, तो मेरे मन में लगा कि बेगूसराय में तो कुछ नया करने पा रहे हैं। फेस्टिवल तो ठीक है, 5 टीम को बुलाना है, करा देना है, तो इससे क्या होगा, कुछ नया होना चाहिए ताकि लोगों को लगे। और पेपर वाले ने छाप दिया था 21 दिसंबर को पूरे साल का जो यात्रानामा छापता है कि बेगूसराय दिनकर कला भवन में नाटक नहीं हुए 22 में और बिना नाटकों का रहा दिनकर भवन। इस तरह से ये हिट किया मुझे। मैंने कहा कि चल ठीक है, हर महीने नाटक होगा। अगला बार तुम लिखोगे कि इतने नाटक हुए, तो उसी समय मेरे दिमाग में आया क्यों ना हम हर महीने नाटक की प्रस्तुति करें, चाहे अपनी प्रस्तुति करें या किसी का कराएं। और बेगूसराय नगर निगम का चुनाव हुआ था, मैं नया दर्शक भी जोड़ता हूं। मैंने 45 वार्ड पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर को आमंत्रित किया दिन में, सबको चादर, बुके, सम्मान दिया। पहले बुला के उनको नाटक दिखाया कटकरेज। महिला जो वार्ड पार्षद थी उसके आंखों से आंसू गिर रहा है, पहली बार नाटक देख रही थी, बहुत खुश हुई और उन्हें कटकरेज दिखाया, उनको सम्मान दिया। उसी दिन घोषणा किया कि प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में, संडे मिला तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो जिस भी दिन हो, हम एक नाटक का प्रदर्शन खुद करेंगे या किसी आसपास के जिले के जो भी रंगकर्मी आना चाहेंगे उनके नाटकों को। उसमें प्रदर्शन शुल्क हम नहीं देते हैं, हम उनको आने जाने का भाड़ा, रहना खाना, लाइट साउंड, जो भी नाटक की व्यवस्था होती जो आप देख। और अच्छे मिथेश दास सरीखे, वरुण जी सरीखे, पिछले फरवरी में हमने सत्यजीत रे टेलीविजन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर एचओडी, जो डायरेक्शन के एचओडी रहे, उनको बुलाया। वो एफटीआई में मुझे 1 महीना पढ़ाने आए। मैं फिल्म भी पढ़ने गया हूँ 1 महीने के लिए, तो उनसे संबंध रखा था। फिर उनको बुलाया, उनको भी नाटक दिखाया तो अच्छा लगा। तो ये कॉन्सेप्ट उससे आया। और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि आगे ये होगा कैसे। मैंने अनाउंस किया और ये 3रा महीना जा रहा है। आप लोगों की दुआ से ये 12 महीना भी जाए, 12 महीना जाएगा, ये विश्वास है एकदम।
अभी जब मैं वहां पे बैठा हुआ था तो एक शिक्षिका थी, प्रधान शिक्षिका, वो कह रही थी कि आप मेरे विद्यालय में आइए और मैं अपने बच्चों को प्रशिक्षण दिलवाऊंगी। पहले भी हमने दिलवाया है, आपने बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया है, और आगे मैं आपको सहयोग करूंगी, आर्थिक भी और बच्चों से भी। लेकिन एक सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि क्या सभी अपने बच्चे को रंगमंच में देते हैं? नहीं। अगर नहीं देते हैं तो एक गार्जियन आईएएस बनाना चाहते हैं, he wants to make an IAS ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, बट रंगमंच में क्यों नहीं भेजना चाहते हैं? क्या रंगमंच को आज भी हेय दृष्टि से देखा जाता है? नहीं शशि जी, रंगमंच को हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता है। इसको लार्ज स्केल पे गवर्नमेंट को भी और आम पब्लिक को, हम लोग आते हैं उत्तर भारत में जी, हिंदी रंगमंच जिसको कहा जाता है, ये बाढ़ की विभीषिका, कहीं कोसी की विभीषिका, कहीं गंगा की विभीषिका से ये पलायन करते रहते हैं, डूबते हैं, उतराते हैं, तो इनके लिए अर्थ मजबूत होता है। और रंगमंच में स्कोप नहीं, तो गार्जियन नहीं चाहते और गार्जियन को पता नहीं। सरकार भी कमोबेश धीरे धीरे कर रही है। आज का हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास 6 डिपार्टमेंट है, आप पीजी, पीएचडी, बीए सबकी पढ़ाई कर सकते हैं, थ्योरेटिशियन में जा सकते हैं। प्रैक्टिशनर को दिक्कत है, तो क्या कि लोगों में आदत नहीं है टिकट कटा के देखने की, इसलिए वो आते हैं। अब रही बात आईएएस, आईएएस को भी जीने की कला हम रंगमंच से सिखाते हैं। एलबीएसएनए जो मसूरी है, जो आईएएस को ट्रेनिंग देता है, वहां भी रंगकर्मियों को बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि आप कैसे हैंडल करेंगे। क्योंकि एक अभिनेता राजनेता का भी रोल करता है, आईएएस का भी रोल करता है, अपराधी का रोल करता है, अभी आपने बाबा का भी रोल देखा। तो हम आप अभिनेता जो होते हैं वो कोई भी किरदार निभा सकते हैं। तो जब हम वो किरदार निभा सकते हैं तो आईएएस को ट्रेन भी कर सकते हैं। आईएएस में पैसा है, ग्लैमर है, आप जाना चाहते, हर कोई चाहता है कि नवाजुद्दीन बने, हर कोई चाहता है पंकज त्रिपाठी बने, मिथिलेश राय और अमित कम लोग बनना चाहिए। तो सब ग्लैमर की दुनिया में जाना चाहते हैं या पैसे के पीछे भागना चाहते हैं, इसलिए गार्जियन नहीं देना चाहते। तो अब आप व्यक्तित्व हो चुके हैं हमारे बीच, जैसा कैमरा दिखाई, हमारे बीच अभी अभी राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार लेकर के आए मिथिलेश राय सर, वो भी हैं बैठे हुए। तो आप लोग व्यक्तित्व हो चुके हैं, तो बिहार सरकार से क्यों नहीं मांग उठाते हैं कि बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाए स्कूल में, कॉलेज में? बिल्कुल, देखिए ये तो काम सरकार का है जी। इस बार के वित्त विभाग का जो बजट सेशन होता है, उससे पहले हर एक विभाग का बैठक होता है। कला संस्कृति विभाग की तरफ से मैं गया था, पिछले बार भी था, उसमें सुशील मोदी थे। उन्होंने कहा था कि रवि मनु भाई परमार सचिव थे, का 400 करोड़ का बजट से कल्चर यूनिवर्सिटी की फाइनल हो गया, कैबिनेट से पास है, वो आज तक आकार नहीं ले सका है। और दुर्भाग्य बिहार के साथ है कि बिहार में कलाकारों की पूछ नहीं, आप ब्यूरोक्रेसी में फंस जाते हैं, वो आपको पैसे नहीं देता है। तो और उद्घाटन में आने में आपको हाथ पे जोड़ना पड़ता है। इसीलिए आदमी आज के डेट में थोड़ा सा सहूलियत वाला ट्रेड चाहता है। लेकिन हम लोग का प्रयास है, वो जो मैडम आज मंच पे बोल रही थी, वो मेरा अचीवमेंट है, मेरा योगदान है। मैंने उनके स्कूल में अपने कलाकारों को भेजा, अपने खर्चे पे 15 दिन का वर्कशॉप किया, जामुन का पेड़ नाटक कराया, तो आज वो चल के मंच पे आई। और मैं हर महीने एक नई शिक्षिका को बुलाता। कारण क्या है? लड़कियां थिएटर में नहीं, पूर्णिया में भी नहीं होगी, पटना में भी कम है, एक ही लड़की को देखेगा हर एक नाटक में, बेगूसराय में भी नहीं, कम है। तो हम उनको जोड़ रहे हैं, मातृशक्ति को, ताकि उनसे मोटिवेट होके लड़कियां हमारे बीच आए और वो गार्जियन के रूप में रहे। जो भी गिले शिकवे गलतियां होती हैं, हर एक ट्रेड में है, वो हम लोगों के विधान में भी है। अगर गार्जियन रहेगा तो वो नहीं होगा। तो स्वच्छ समाज के लिए एक संस्कार भी हो, मैं उसके लिए उनको आमंत्रित किया और वो बोली तन मन धन से हम आपके पास हैं। एक आदमी तो जोड़ा, एक स्कूल की प्रधानाचार्य है। हम नहीं कहते हैं कि हम बच्चों को पूर्ण रूपेण रंगकर्मी बना दें, लेकिन उसको अपराधी ना बने टीनेजर, ऐसा नॉलेज जरूर देंगे कि वो अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उसकी मानसिकता हो, उसमें वो जाए। तो रंगमंच की विधा जो है, रंगमंच की जो कार्यशाला है, उसे बहुत अच्छा तरह से दिशा देने का काम।
इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि इन्होंने कहा कि टीन एजर अपराधी न बन जाए, नशाखोर न बन जाए, उनको सुधारने का काम करता है रंगमंच और उनके लिए इन्होंने कदम उठा लिया है। हालांकि आपसे और भी बातें करने का मन है, लेकिन समयाभाव होता है, बहुत देर का नहीं दिखा सकते, तो अब विराम देंगे। लेकिन विराम के पहले मैं ये चाहूँगा कि आपने अपने जीवन में जो आपका यादगार नाटक रहा हो, अगर उसका कोई डायलॉग्स है या उसका नाम याद हो तो वो हमारे सुनिए। जी, मेरे लिए सबसे 2 नाटक मेरे लाइफ में हैं। सबसे उदास कविता का जो डॉक्टर सुकांत था, वो आज हर युवा है, हम सत्ता का विरोध नहीं कर सकते हैं। और उसकी गर्लफ्रेंड होती थी अपूर्वा, जो उसको उकसाती थी, क्या कि वो कम्युनिस्ट के वार ग्रुप की मेंबर थी। वो कहती थी, डॉक्टर तुमको क्या हो गया है। तो उसका एक संवाद है और एक अर्पित सरकार का संवाद। एक लड़का जो दोस्तों के संगत में आके मर्डर कर बैठता है और जेल जाता है तो जस्टिफाई करता है। उसका है कि मेरा नाम अर्पित सरकार है, मैं सर्वोदय में 10वीं में पढ़ता हूं। मैंने काली को बताया कि अभिषेक का मर्डर मैंने किया है, जो सच है। अरे बुल्लूदा की लाइफ का सवाल था। अब परसों बुल्लूदा ने बुलाकर मुझे कहा कि तू लतिका नहीं मिलेगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा, तू चाहे मुझे मार डाल या उसे खत्म कर दे। अरे अब आप ही बताइए कि क्या मैं बुल्लूदा का मर्डर करता। मैंने कहा दादा एक पिस्तौल का बंदोबस्त कर दो, मैं उसे खत्म कर दूंगा। अब दादा ने जो जगह बताई मैंने उसे वहीं पे मारा। अब आप एक बात सोचो, एक लड़की आपसे रोज मिलती है, घंटों साथ रहती है, शनिमा भी जाती है, अगले दिन दादा एक प्रेम पत्र देता है। अरे खुद मैं देकर आता हूं उसको। पहले तो साली बहुत नखरे करती है, फिर रख लेती है, और दूसरे दिन वो चिट्ठी दादा को वापस कर दी जाती है। दादा खून का घूंट पीकर रह जाता है। अब आप बताओ मैं क्या करता। ये इन्होंने अपने मन के जो डायलॉग्स था, इनका जो फेवरेट था, उन्होंने सुनाया। तो अब इसी के साथ मैं आप तमाम को प्रणाम करूंगा, सलाम करूंगा, सत श्री अकाल करूंगा। और चलते चलते इनके लिए मैं यही कहूंगा कि इन्होंने ये कर दिखाया कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर माने हैं। दुनिया को बदलने आए थे, दुनिया को बदल कर माने हैं। जी हाँ, इन्होंने रंगमंच के क्षेत्र में दुनिया को बदला है। तो इसी के साथ मैं शशिकांत एक बार फिर से आपको प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल।